हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल मेटल 2.0 क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपके लिए इतना महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो गारंटी है कि आएगा है तो आएगा ही। मैं 4 ऐसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं जो हर बार परीक्षा में उनमें से 2 प्रश्न फिक्स है के आते हैं। आप कहीं भी पता कर लीजिएगा और स्वयं आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो देखेंगे कि हाँ भाई, बताया गया बात चीज़ सही है। यहाँ कहीं भी इधर उधर से बोलने की बात नहीं है, कहीं मैं अपने सब तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में 3 ही चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टरों में से एक जो चैप्टर है वो यूरोप का राष्ट्रवाद है, दूसरा भारत का राष्ट्रवाद है और तीसरा भूमंडलीय विश्व का बनना है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न जिस पार्ट से पूछे जाते हैं वो भारत का राष्ट्रवाद है, भारत में राष्ट्रवाद से है। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न है, जब इन प्रश्नों को आप तैयारी कर लेंगे ना तो आपको लगभग ऐसे जो तैयारी करेंगे तो आपको 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता है। 70 में 70 ला सकते हैं आप आसानी से। इसमें से जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पार्ट से पूछा जाता है। पूछे जाने वाले प्रश्नों में जो चैप्टर है इसी से आते हैं। अब इसमें से जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएंगे तो उसमें मैं अगले पार्ट में इसको बना दूंगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बहुत जल्दी, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। तो प्रश्न, रॉलेट एक्ट क्या था? यह है, रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे कि ये कानून किसके द्वारा लागू किया गया था और क्यों लाया गया था भारत में, और इस कानून का प्रभाव भारत में क्या पड़ा, इसके खिलाफ क्या आंदोलन हुए भारत में। अगला है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन क्या था, किसने शुरू किया, भारत में इसका किस तरह से विस्तार हुआ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसका क्या प्रभाव पड़ा। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह का यात्रा का वर्णन करना है। तो मैं बिना देरी किए हुए मैं आपको सीधे प्रश्नों के उत्तर की तरफ ले चलता हूं और उनको आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, ये आपके पहला जो प्रश्न मैंने बताया है उसका आंसर है कि भारत में राष्ट्रवाद के बाद जो प्रश्न आता है उसमें से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न का जो प्रश्न है वो प्रश्न है, रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या इसका परिणाम हुआ। तो देखिए, रॉलेट एक्ट क्या था, किसने लाया, इस तरह के कोई प्रयोग, अगर आपको रॉलेट एक्ट नाम सुनाई देता है तो आप सीधे जो मैं बताया हूँ वही लिखना है आपको, चाहे वो रॉलेट एक्ट से कैसे भी प्रश्न किया हो। तो इसमें जो लिया है रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखिए, रॉलेट एक्ट एक एक्ट था, 1919 में इसे पारित किया गया और जो व्यक्ति इसको पारित किया उसका नाम सिडनी रॉलेट था, उसी के नाम से इस कानून का नाम पड़ा। भारत में विद्रोह बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जिसे रोकने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी को से बात किया गया। अंग्रेज अधिकारी ने बताया कि इस तरह के कानून बनाया जाए तो भारतीयों के विद्रोह को रोका जा सकता है। तो वह उसी का नाम सिडनी रॉलेट था, उसी के नाम से इस रॉलेट एक्ट नाम पारित किया गया, जिससे भारतीयों, जो ये कानून था ना, कह रहा है कि जिससे भारतीयों को बिना किसी मुकदमे चलाए शक के आधार पर गिरफ्तार 2 साल तक किया जा सकता था, जेल में बंद कर दिया जा सकता था, बिना मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, सीधे उठाकर जेल में डाल दो। तो सोचिए किस प्रकार का कानून था, भारत के विरोध को दमन करने के लिए। इसका जो लिखा हूं मैं परिणाम, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में ही आगे मैं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रश्न समझाने जा रहा हूँ उसमें मैं बता रहा हूँ। विरोध, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे कर्मचारियों हड़ताल पर चले गए, कहेंगे भाई तुम अपना कानून है, तुम्हारा जब ऐसे करोगे तो हम तुम्हारे कोई मदद नहीं करेंगे। कई शहरों में दुकानदारों ने अपने दुकानों को बंद कर दिया और विरोध जताया कि तुम ये अपना कानून जो है वापस ले लो, लेकिन अंग्रेज दुष्ट थे, कानून लेने वाले थे। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ। तो इसका जो आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध में आप जानते हैं कि 2 दलों में पूरा विश्व बढ़ चुका था और कुछ देश एक तरफ लड़ रहे थे, कुछ देश एक तरफ लड़ रहे थे। जो ताकतवर देश थे वो एक तरफ लड़ रहे थे, कुछ जो कम ताकतवर देश थे वो एक तरफ लड़ रहे थे।
जब इसके बारे में जब मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो बता दूंगा। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैली हुई थी कि इस्लामिक विश्व के नेता खलीफा यानी वहाँ के सम्राट पर बहुत ही सख्त संधि थोपी जाएगी। यानी जो युद्ध हुआ है उसका सारा खमियाजा वहाँ के जो खलीफा होते हैं उसके ऊपर थोपा जाएगा। तुर्की के खलीफा वो व्यक्ति होते हैं जो मुस्लिमों को उस समय के धार्मिक गुरु होते थे और राजनीतिक प्रशासक होते थे, उन्हीं को खलीफा कहा जाता था। खलीफा तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए सन 1919 में मुंबई में एक खिलाफत आंदोलन समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने भी इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना को तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी भी नेताओं को मना लिया। गांधी जी सोचते ही थे कि कोई ना कोई आए, हमारे आंदोलन को बढ़ावा मिले, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन को समर्थन करने के लिए उस जो कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था इसके लिए उन्होंने अपने नेताओं को मना लिया और वहाँ से उन्होंने इसी खिलाफत आंदोलन, एक प्रकार का ये भी असहयोग आंदोलन था, इसको असहयोग आंदोलन में मिला लिया। गांधी जी मौके की तलाश में रहते थे। एक चीज़ और इसमें है, 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, देखिए मानचित्र में भरने के लिए पूछा जाता है और मानचित्र में भी मेरा प्रश्न वीडियो एक बहुत बढ़िया आने वाला है और उसको आप देखना ना भूलिएगा। अगला जो तीसरा प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप देख लीजिए, जलियांवाला बाग पर आए ना तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए गए या विस्तार से लिखने के लिए गए, आप उसमें पीछे नहीं हटेंगे, आप उसको भरपूर लिखेंगे। जो मैं बताया हूं वो आसानी से आपको याद हो जाएगा और आप इसी पर लिखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में रहने वाली जनता बहुत ही क्रोधित थी। क्यों क्रोधित थी? कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोगों को जबरन गिरफ्तारी कर लिया जाता था और जो ये विरोध हो रहा था ना, इस शहर में सैनिकों को मार्शल लॉ लागू करके जनरल डायर को दिया गया था। यही जनरल डायर है जिसके चलते पूरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब जानते हैं कि जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया था तो उसके विरोध में वहाँ के दो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन्होंने विरोध किया था। तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने उनको वहाँ से निष्कासित कर दिया, जेल में पकड़कर उनको बंद किया, उसके बाद उनको उस शहर से निष्कासित कर दिया गया। अब इसी के विरोध में जलियांवाला बाग जो जगह है अमृतसर पंजाब में पड़ता है, पंजाब का अमृतसर में पड़ता है और वहाँ पर लोगों को इकट्ठा होना था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई आप कोई भी किसी भी प्रकार का सार्वजनिक सभा नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था और रामनवमी का भी त्यौहार था, लोग मेला देखने गए थे, ज़्यादातर लोग वहाँ मेला देखने गए थे। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब वहाँ पर मना कर दिया गया था कि कोई सार्वजनिक सभा नहीं करना है तो फिर लोग वहाँ कैसे इकट्ठा हुए? क्योंकि लोगों को ये खबर ज़्यादा नहीं फैली थी, आजकल के जैसे मीडिया वाला उस जमाने में नहीं था कि खबरें तुरंत पहुँच जाए, इसलिए कम ही लोग जानते थे। फिर भी लोग विरोध जताने के लिए वहाँ इकट्ठा हो गए। कहा कि बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी, तभी जनरल डायर ने अपने 200 देसी और 50 गोरे सिपाहियों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर पूरे बाग को चारों तरफ से घेर लिया। और बाग था जलियांवाला बाग, उसका एक ही दरवाजा था, सिर्फ एक ही दरवाजा, दूसरा दरवाजा नहीं था, मतलब एक ही गेट था और इसी गेट से निकलता। उसी गेट पर उसने सारे सैनिकों को खड़ा कर दिया और बाकी सैनिकों को चारों तरफ से बाग को घेरने के लिए आदेश दिया और बिना कोई चेतावनी नहीं दिया और गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियों में भगदड़ मच गई, चारों तरफ से गोलियां लोगों को लगने लगी, लोग दहशत में आ गए, लोग अपने जान बचाने के लिए इधर उधर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन गोलियां रुक नहीं रही थी, गोलियां लगातार चल रही थी। लोग जितना अंग्रेजों की गोलियों से नहीं मरे उतना ज़्यादा लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से, एक दूसरे को कुचलने से लोग मर गए। बाकी जो लोग बचे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ उसी बाग में एक बीच में कुआं था, उसी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दिए और इस प्रकार चारों तरफ से लोग मरने लगे। और वहाँ पर कम से कम आता है कुछ किताबों में कि लगभग 20,000 लोग मरे और कई हजार लोग घायल हुए। तो अब ये जो घटना था इसका इतना बुरा असर पड़ा वहाँ पर कि लोग एकदम अंग्रेजों के प्रति आग बबूला गया, पूरे भारत में इस घटना को लेकर असंतोष फैल गया। तो ये जलियांवाला बाग है और ये मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं, मेरे शब्दों में भी लिख सकते हैं और या मैं लिखा हूँ इसके तरह भी लिख सकते हैं। अब आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो इस पार्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आखिरी प्रश्न है, गांधी जी का नमक सत्याग्रह यात्रा का वर्णन कीजिए, ये पूछता है।
बार बार पूछता है, ये भी प्रश्न आपको बार बार पूछता है। कह रहा 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इरविन, आप समझौता भी पढ़ेंगे, इरविन और गांधी जी के मध्य समझौता। तो वही इरविन उस समय था, वायसराय था, भारत में वायसराय घोषित करके उसे अंग्रेजों ने भेजा था। तो उसको लाया था, यहाँ पर उसको लागू किया गया था कि भाई तुम इस क्षेत्र की जिम्मेदारी तुम संभालो। तो गांधी जी ने उसे एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लगभग 13 या 11 मांगों का जिक्र किया था। और उस मांग को जिक्र करने के लिए गांधी जी ने कई बातें लिखी थी कि हमारी इन शर्तों को माना जाए। तो वीडियो तो मैं बता ही रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, मेरी गलतियों को माफ़ करिए। मेरे पास माइक और स्टैंड नहीं था, अब मैंने ऑर्डर किया, वो आ जाएगा, उसके बाद डेली आपको वीडियो मिलेगा। काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे काफ़ी भी आपको सामाजिक विषय लिख कर दिखाना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़े, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अपने दोस्तों में, मित्रों में और शेयर करें। सबकी मदद करनी चाहिए, हम भारत के लोग हैं, एक दूसरे की तकलीफ़ों को अच्छी तरह से समझते हैं। तो उन्होंने इस पत्र में, जो इरविन को उन्होंने पत्र लिखा गांधी जी ने, तो उसमें 11 मांगों को उन्होंने रखा था, है ना। और उनका इस मांग का मतलब ये था कि भारत में जो सभी समाज के लोग हैं उनको एक साथ मैं ला सकूं, जोड़ सकूं। इन मांगों में महत्वपूर्ण मांग नमक पर भी कर को खत्म करने, यानी लगान जो लगाया था अंग्रेजों ने नमक पर, उसको करना था, खत्म करना था। क्योंकि नमक गरीब और अमीर सभी लोगों को प्रयोग करते थे, सभी का भोजन में प्रयोग होता था। गांधी जी का यह मांग एक चेतावनी की तरह था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मांग नहीं मानी गई ना, तो मैं बहुत ही जल्दी असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करूंगा। उन्होंने लिखा था अगर मेरी मांग 11 मार्च तक नहीं मानी गई तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दूंगा। लेकिन इरविन जो था वो झुकने वाला व्यक्ति नहीं था, बहुत घमंडी और अहंकारी था, अंग्रेज होते ही थे ऐसे। तब गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर नामक जो डांडी नामक, यहाँ मैंने छोड़ दिया, डांडी नामक स्थान पर पहुंचकर 6 अप्रैल को समुद्र का पानी उन्होंने उबालकर नमक बनाकर अंग्रेजों का कानून तोड़ दिया। तब से अंग्रेजों के ये कानून टूट गया। तो गांधी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। लोग आज तरह तरह की बातें करते हैं, गांधी जी के बारे में नंबर अगर आया है तो प्रश्न आपको लिखना पड़ेगा। उनके प्रति अगर आपके प्रति कोई नफरत भी है तो फिर भी उसको छोड़कर आपको लिखना पड़ेगा। मेरा इसका कोई उद्देश्य नहीं है आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते हैं, बस आपको लिखना है, आपको अच्छा नंबर लाना है, मेरा यही प्रयास है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे ताकि मेरा हौसला ज़रूर बढ़े। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे नंबर से पास हों, आप टॉप करें, आपके घर परिवार वाले खुशी रहें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। जय हिंद,